पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी एक भूभाग पर अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो दो टाइप्स बताए गए थे, मल्टी क्रॉपिंग एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। आज आप देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट देखना है कि इसके ग्रीन रिवोल्यूशन के, यानी जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन है इसके कारण हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। आपको बताया गया था भारत आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड हो चुका है, लेकिन अब इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो भूमि की बात करें तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि एक नेचुरल रिसोर्स है लैंड, और इसका जो उपयोग है हमें जो है बहुत केयरफुली तरीके से करना चाहिए, यानी इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। नहीं, सो इट नीड्स टू बी यूज केयरफुली। यानी जो ये भूमि है एक नेचुरल रिसोर्स है और इसलिए इसका हमें बहुत केयरफुल तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, तो मुख्यतः दो चीज़ें समझना है कि इसके दुष्प्रभाव दो जगह सबसे अधिक होते हैं। पहला है हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। यानी हरित क्रांति के जो आपको ऑर्गेनाइजेशन बताए गए थे उसमें बताया गया था कि सबसे अधिक उसमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हैं इससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कैसे कम होती है आगे बताएंगे इसके बारे में। तो ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन मोर फर्टिलाइजर्स यूज इज रिड्यूसिंग सॉयल फर्टिलिटी। यानी इसके कारण जो है जो सॉयल फर्टिलाइजरिटी है वो जो है धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में कहा गया था कि ट्यूबवेल्स के द्वारा जो है अधिक से अधिक सिंचाई करें और अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करें। तो नलकूपों से अत्यधिक सिंचाई के कारण हमारे जो भूमि है या हमारा जो भूभाग है उसका जो जल स्तर है, भौम जल स्तर है, वो लगातार नीचे जा रहा है। यानी हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है लगातार नीचे जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर लेवल इज decreasing due to excessive irrigation from ट्यूबवेल। यानी कि जो ट्यूबवेल्स हैं इनके द्वारा अत्यधिक सिंचाई करने से हमारे ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या नीचे जा रहा है। ये दो हानियां हैं। कभी आपसे क्वेश्चन आए कि ग्रीन रिवोल्यूशन के साइड इफेक्ट क्या हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के साइड इफेक्ट आपको बताना है। पहला, उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से उर्वरता कम हो रही है, और अत्यधिक सिंचाई करने से पृथ्वी का जो हमारी अर्थ है उसका भौम जल स्तर या अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। अब देखिए रासायनिक उर्वरक से भूमि अनुपजाऊ कैसे होती है। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plants। यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो जो है क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तुरंत घुल जाते हैं, और ये जो है फसलों को यानी क्रॉप को इमीडिएटली रूप से यानी तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, प्लांट्स इसका प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा है, लेकिन इससे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। यानी हमने जो रासायनिक उर्वरक डाल दिया है वो डिसॉल्व होके घुल तो जाएगी, लेकिन मिट्टी उसे अपने पास धारण नहीं रख सकती। यानी ये दिया है, बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम कह दें या लॉन्ग कर दें। यानी इसको जो है पृथ्वी जो है बहुत लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। परिणाम क्या होता है कि ये मिट्टी से निकल कर, यानी वर्षा होती है तो उसके बाद मिट्टी से निकलकर जल के साथ घुल के अंडरग्राउंड लेवल में चले जाते हैं, यानी भौम जल में चले जाते हैं, नदियों तक पहुंच जाते हैं या तालाबों तक पहुंचकर इन्हें प्रदूषित करते हैं। यानी दे मेनी escape from the soil and pollute underground water, rivers and lake। यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर हैं, रिवर हैं और लैक हैं, इनको पॉल्यूट करने का काम करती हैं या प्रदूषित करने का काम करती हैं।
रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक के साथ ये भी बताया गया है कि हम कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो जीवाणु और सूक्ष्म अवयव होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं या डिसॉल्व होने लगते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर can also killed bacteria and other microorganism organism, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनको और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं मिट्टी में केचुआ होता है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं या उसे उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगला है, इसका अर्थ है कि उसके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। यानी हम उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं तो मिट्टी हमारी अधिक प्रोडक्शन करती है, उत्पादन अधिक करती है, लेकिन वह मिट्टी अब पहले की अपेक्षा कम उपजाऊ रह गई। यानी यहाँ पर अगर कहें दीज means some time after their use the soil will be less fertilizer than यूरी बिफोर्स, यानी जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसके पश्चात भूमि जो है कम उपजाऊ हो जाती है। जैसे एक आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि पंजाब में सबसे अधिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, मतलब इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर अधिक प्रोडक्शन के लिए लगातार उर्वरक की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जिसके कारण उस फसल के उत्पादन का जो मतलब इनपुट्स है या खर्च है वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि लगातार या हर बार हमें जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका अधिक प्रयोग करना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कृषक परिवारों का वर्गीकरण। आपको हमने बताया है एनसीईआरटी की बुक खोलकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो जो पालमपुर गांव है, उस पालमपुर गांव में भूमि कैसे वितरित है इसके बारे में बताया गया है कि 450 परिवार हैं, जिसमें से लगभग 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अधिक भूमि है, बाकी लोगों के पास भूमि कम है। तो भूमि के वितरण के आधार पर जो है कृषक परिवारों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम सीधे बताते हैं कृषक परिवारों को कैसे बांटा जाता है और किस परिवार को किस श्रेणी में रखा जाता है और कहाँ पालमपुर में या वर्तमान समय में भारत में किसके पास कितनी भूमि प्रोवाइड है। पालमपुर की कहानी आप वहां से देखेंगे, अपने गांव की कहानी के हिसाब से समझ लेंगे। कृषक परिवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग फैमिलीज, यानी जो फैमिलीज हैं, कृषक परिवार हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो मुख्यतः 3 भाग में क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है। पहला होता है सीमांत व छोटे कृषक, यानी कि सीमांत व छोटे कृषक जो होते हैं उसमें कहें तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। दूसरा है मंझोले कृषक, मिडिल फार्मर्स। तीसरा है बड़े कृषक, लार्ज फार्मर्स। तो किन्हें हम मार्जिनल कहेंगे, किन्हें स्मॉल कहेंगे, किन्हें मीडियम कहेंगे, किन्हें लार्ज कहेंगे। तो हमने आपको बताया कि लैंड के आधार पर, यानी जो भूभाग है, जो कृषि योग्य भूमि है या लैंड है, उसी के आधार पर हम कहते हैं। तो शुरू में बताया गया था पिछले वीडियो में कि हम भूमि की माप जो है मुख्यतः किससे करते हैं, हेक्टेयर से। तो देखिए इन दोनों को अलग अलग देखेंगे, सीमांत कृषक कौन है, छोटे कृषक कौन है। तो सीमांत कृषक वह कृषक कहलाते हैं जिनके पास अप टू 0.5 हेक्टेयर्स भूमि होता है, यानी जिनके पास आधे हेक्टेयर तक या उससे कम भूभाग होता है, वह सभी सीमांत कृषक कहलाते हैं। वो सभी क्या हैं, सीमांत कृषक हैं जिनके पास 0.5 हेक्टेयर या कहें कि आधा हेक्टेयर भूभाग होता है या उससे कम होता है। छोटे कृषक क्या हैं, यानी जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर भूभाग होता है, वो सभी क्या होते हैं, छोटे कृषक यानी स्मॉल फार्मर्स होते हैं। आपको समझना है कि 0.5 से कम वाले क्या हैं, लेस देन 0.5 सीमांत हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर्स क्या है, छोटे हैं। मतलब कि 0.5 मोर देन 0.5 एंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स जो है वो छोटे कृषक होंगे। मंझोले कृषक कौन से होंगे, यानी मीडियम फार्मर्स होंगे जिनके पास लेस देन 10 हेक्टेयर या कह दे मोर देन 2 हेक्टेयर एंड लेस देन 10 हेक्टेयर, यानी 2 से
2 से 10 हेक्टेयर तक जिनके पास भूभाग है वो सभी क्या हैं, मंझोले हैं। और बड़े कौन से होते हैं, लार्ज फार्मर्स कौन होते हैं, मोर देन 10 हेक्टेयर। तो ऐसे 3 भाग लिखते हैं, लेकिन ये 4 भाग में इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले 2 है सीमांत एंड छोटे। सीमांत सीधे से याद रखना है, जिनके पास 0.5 हेक्टेयर से कम भूभाग है। स्मॉल कौन होंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूभाग है। मंझोले कौन है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम भूभाग है। बड़े कौन है, जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूभाग है। ठीक है ना। अब भारत में अगर कहें तो कृषक परिवारों की बात करें तो ये जो 2017 की एग्रीकल्चर्स रिपोर्ट्स है, जिसमें बताया गया है कि भारत में वर्तमान समय में सीमांत और छोटे कृषकों का जो परसेंट है वो 85% है। यानी जितनी भूभाग है, जितने कृषक हैं, उनमें 85% कृषक हैं कौन, जो सीमांत और छोटे होते हैं, और 15% कृषक हैं जो मंझोले और बड़े की कैटेगरी में आते हैं। तो जो 85% कृषक सीमांत और छोटे हैं वो भारत की 44.6% भूमि पर कृषि करते हैं, या कहें कि ये कृषक इतने भूमि के मालिक होते हैं। जो मंझोले और बड़े कृषक हैं जिनका परसेंट 15 है, उनके पास भारत में लगभग 55.4 यानी 55.4% भूमि है, या कृषि क्षेत्र इनके पास है। एग्रीकल्चर से एरिया जो है वो इनके पास है। समझ गए ना। सीमांत और छोटे कृषक 85% है और भूमि इनके पास 44.6% है। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स टोटल 15% फार्मर्स हैं, और इनके पास जो लैंड है वो 55.4% है। चलिए अगला टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि खेती के लिए आवश्यक पूंजी पूछा जाता है कि बड़े कृषक मतलब अपने आगामी वर्ष की आवश्यक पूंजी कैसे व्यवस्थित करते हैं, या छोटे सीमांत कृषक आवश्यक पूंजी कैसे तैयार करते हैं। इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है कि जो सीमांत कृषक हैं वो अगले वर्ष कृषि करने के लिए आवश्यक पूंजी कैसे जुटाते हैं, और मंझोले व बड़े कृषक जो होते हैं वो अपने अगले वर्ष की कृषि के लिए आवश्यक पूंजी कैसे जुटाते हैं। तो यहाँ पहले जानना है कि कृषि कार्य के लिए आवश्यक पूंजी होती क्या है। देखिए आपको पहले बताया गया है, जैसे HYV सीड्स आपको बताया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और जुताई के लिए व्यवस्थाएं, यानी हाइब्रिड बीज लेना, रासायनिक उर्वरक खरीदना, कीटनाशक खरीद कर लाना यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और प्लगिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कैश मनी है, कुछ हाथ में पैसा होना चाहिए जिसको देकर हम इरिगेशन और प्लगिंग करा सकें। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यह जो है आवश्यक पूंजी होती है। तो पहले देखना है कि इरिगेशन मतलब जो सीमांत और छोटे कृषक हैं वो इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, अधिकांश छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार उन्हें लेना पड़ता है। यानी यहाँ बताया गया इनके पास भूभाग बहुत कम होता है, 2 हेक्टेयर से कम, कुछ के पास 0.5 हेक्टेयर से भी कम होता है। इसलिए ये उस भूमि पर जितना प्रोडक्शन करते हैं वह उनके परिवार के पालन पोषण के लिए होता है, इसलिए वह बचत नहीं कर पाते, यानी सरप्लस उनके पास नहीं होता, अधिशेष नहीं होता है। इसलिए अगले वर्ष कृषि करने के लिए उन्हें किसी न किसी से क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, या कह दें कि एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से मनी जो है लेनी पड़ती है, किसी से अरेंज करना पड़ता है, और उसके बदले उन्हें ब्याज देना पड़ता है। तो ये दिया है, मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल, उधार के रूप में अरेंज करनी पड़ती है। जो बड़े किसान या गांव के साहूकार से कर्ज प्राप्त करते हैं, दोज हु गेट्स लोन्स फॉर बिग फार्मर्स एंड विलेज मनी होल्डर्स, जो साहूकार होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, उन्हीं से ये लोग क्या करते हैं, कर्ज प्राप्त करते हैं। और इनसे जो कर्ज मिलता है वो कर्ज की दर जो है बहुत ऊंची होती है, यानी द रेट इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। यानी इन लोगों से जो कर्ज लेते हैं गांव के किसान से या साहूकार से, फार्मर्स या मनी लैंडर से, तो वह जो है बहुत महंगा होता है। इसके अलावा उन्हें कुछ ना कुछ शर्त भी देनी पड़ती है, कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ती है। आप अब जाके बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक सविता और तेजपाल की कहानी दी हुई है,
तो सविता पालमपुर की एक गरीब किसान है और तेजपाल जो है पालमपुर के एक अमीर धनी कृषक हैं। सविता तेजपाल के पास जाती है पैसा उधार लेने के लिए, तो तेजपाल उन्हें 24% पर लोन देता है। ये बहुत महंगा है, आजकल बैंक से अगर लोन लिया जाता है तो लगभग 12% 13% में मिलता है। तो ये 24% में सविता को कर्ज देने को तैयार होते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि जब कटाई बुनाई का समय होगा तो सविता उनके खेत पर 100 रुपया पर डे पर काम करने भी आएगी, जबकि उस समय की जो मजदूरी है यानी लेबर है वो 300 रुपये पर डे था। लेकिन उन्होंने कंडीशन दी कि उसे यानी सविता को कटाई बिनाई के समय 100 रुपये दैनिक यानी प्रतिदिन की यानी डे बेसिस पर उसे काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कंडीशन दी गई है, वही है कि इन किसानों को उधार लेना पड़ता है और ये कर्ज जो है बड़ा महंगा होता है। मंझोले और बड़े कृषक कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं, तो मंझोले और बड़े कृषक अगले वर्ष की खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अधिशेष या सरप्लस से करते हैं। तो ये अधिशेष है क्या, यानी बड़े कृषक जितना प्रोडक्शन जितनी एग्रीकल्चर्स में क्रॉप तैयार करते हैं, किसी प्रकार के अनाज तैयार करते हैं, अपने उपयोग को लेकर जो अधिक होता है वही सरप्लस होता है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार ने 25 कुंटल व्हीट्स तैयार किया और उनके परिवार का साल भर के लिए 5 कुंटल व्हीट्स यूज किया जा सकता है, तो ये 20% व्हीट्स क्या हो गया, इसका गेहूँ फीट जो क्या हो गया, ये सरप्लस हो गया। इसे ही बड़े कृषक क्या करते हैं, पास के बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। इससे अगले वर्ष के लिए पूंजी तैयार करते हैं या कुछ मशीन टूल्स को क्रय कर लेते हैं। अगला है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पालमपुर में किसानों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करना पड़ता है, क्यों? Why do farmers in Palampur have to work on less than परसिवेट्स मिनिमम वेजेस, यानी कि कम दाम पर उन्हें काम क्यों करना पड़ता है? तो इसमें ऐसे समझना है कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की अधिकता है, क्योंकि बताया गया था लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूभाग नहीं बढ़ रहा, तो उसमें क्या होता है, श्रमिकों का लोड बढ़ रहा है। और जबकि काम की बात करें तो जो ये बड़े कृषक हैं, लार्ज मीडियम और लार्ज कृषक हैं, लगातार कुछ मशीन टूल्स ले आते हैं, यानी एग्रीकल्चर्स मशीन लेकर आते हैं। जैसे ट्रैक्टर ले आते हैं, हार्वेस्टर ले आते हैं, थ्रेशर ले आते हैं। तो जैसे हार्वेस्टर थ्रेशर ले आए तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर हार्वेस्टर थ्रेशर क्या करते हैं, काम के दरों को घटा देते हैं, यानी श्रमिक लगातार बढ़ रहे हैं और जो वर्क है वो लगातार घट रहा है। परिणाम क्या होगा कि अब श्रमिकों को काम ढूंढना पड़ता है, इसलिए उन्हें क्या करना है, उन्हें निर्धारित जो वेतन 300 है उससे पर डे, इससे भी कम दाम पर काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। आप बुक में पढ़ेंगे तो इसकी एक कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, चैप्टर आपका ये खत्म हो गया।